ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಮೃತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸ್ವತಂತ್ರೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಾಧಕರನ್ನು, ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸರಣಿ. ಕೇಳಿ, ಆನಂದಿಸಿ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ. ಕೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಸರಣಿ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮವರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ವಾಹಿನಿ ಮಾಹಿತಿ ಖಜಾನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. को छूने लगी थी। लोग उनको देखने और सुनने के लिए उतावले हो उठे थे, इसलिए अदालत खचाखच भरने लगी। स्थान के प्रभाव के कारण कुछ लोगों को बाहर ही खड़े रहना पड़ता। वे भगत सिंह को देख न पाते, केवल उनकी आवाज ही सुन पाते और इसी से अपने को सौभाग्यशाली मानते। अजीब मस्ती में झूमते हुए देश के दोवाने अदालत में आते। गर्वभरी मुद्रा से एक बार चारों ओर देखते। इसके बाद नारे लगाते, इनकलाब जिंदाबाद, फिडवा राष्ट्रीय गान होता, वंदे मातरम, और वातावरण में गूंज जाता यह गीत, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमां। हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। और अंत में फिर नारा गूंज उठता, इनकलाब जिंदाबाद, वर्टिकल बार। इन्फ्ल अभियुक्तों को कड़ी सजाएं देने के कारण इस मुकदमे में बहुत से अभियुक्त सरकारी गवाह बन गए थे। भगत सिंह ने इनके बयानों का उपयोग लोगों को क्रांतिकारियों की योजनाएं सिखाने के लिए किया। जब सरकारी गवाह फणींद्रनाथ घोष कटघरे में आए और दल के रहस्य खोलने लगे, तो शिव वर्मा ने उनके साथ बहस करने में इस तरह प्रश्न पूछे कि फणींद्रनाथ धीरे धीरे यह बताने के लिए विवश हो गए कि बम कैसे बनता है। अदालत की कार्यवाही प्रतिदिन समाचार पत्रों में छपा करती थी। इस प्रकार नए क्रांतिकारियों को बम बनाने का तरीका मालूम हो गया। श्रीमती सुभद्रा जोशी ने, जो कि अदालत की कार्यवाही देखने या तो और क्रांतिकारियों के लिए खाने पीने का सामान लाया करती थीं, अदालत के दृश्य का वर्णन इन शब्दों में किया है। न्यायाधीश ज्यों हो कुर्सी पर आकर बैठते, कमरा राष्ट्रीय गीतों और नारों से गूंज उठता। सरदार और उनके साथी अदालत पर पूरी तरह छा जाते थे। सारा कमरा ही बलिदान के रंग में रंगे होने का दृश्य उपस्थित करता था। अदालत में दोपहर के खाने के समय संबंधियों को अभियुक्तों के साथ मिलने की अनुमति होती थी। निकट के एक कमरे में मिलने वालों को बैठा दिया जाता था। जिस दिन मुझे सरदार भगत सिंह से मिलना होता था, उस दिन उनके किसी संबंधों को साथ ले लिया जाता था। उस समय खाने पीने का सामान देने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं था, परंतु नियम यह था कि वह सामान वहीं खाना होता था। मैं प्रतिदिन 1-2 ऐसी 45 चीजें ले जाती थी जो जेल में नहीं मिलती और जिन्हें सरदार और उनके साथी बहुत पसंद करते थे। अनेक बार तो वे स्वयं ही बता दिया करते थे कि कल यह चीजें लाना। दही बड़े तो सब बड़े चाव से खाते थे। सरदार भगत सिंह को केक और रसगुल्ले बहुत पसंद थे। सरदार को अपने हाथ से दूसरों को खिलाने का बहुत चाव था। दोपहर के खाने के समय का यह 1.5-2 घंटा हंसी मजाक में गुजर जाता था। मृत्यु जिनके सिर पर अपने भयानक रूप में मंडरा रही थी, काले पानों का दंड जिनके भाग्य में लिखा जा चुका था, उनको हंसी और प्रट्टहास देखते ही बनता था।
भारत माता के इन लाडलों को अदालत के कटघरे में अपनी मृत्यु के साथ खिलवाड़ करते देखकर प्रत्येक व्यक्ति दांतों तले उंगली दबाने के लिए विवश हो जाता था। अदालत की ओर से उनकी उपेक्षा और मुकदमे की ओर से उनकी तटस्थता कुछ ऐसी थी मानो उनके लिए कुछ हो ही न रहा हो। केवल व्यंग्य के रूप में सरदार भगत सिंह कोई ऐसी फुलझड़ी छोड़ दिया करते थे या कोई ऐसा बढ़िया उलझन भरा प्रश्न उठा देते थे कि मजिस्ट्रेट भी चकरा जाता था। यह अदालत उन दिनों लाहौर की सबसे दिलचस्प जगह थी। श्रद्धालत का मुख्य द्वार बिल्कुल सड़क पर था। स्कूलों कॉलेजों के विद्यार्थी छुट्टी होते ही दौड़कर वहां श्रा जाते थे और इस तरह अदालत के बाहर भी अच्छी खासी भीड़ हो जाती थी। जब अभियुक्त भीतर कमरे में गाते तो बाहर खड़े लोग भी गाने लगते थे। कभी वो दिन भी प्राएगा कि जब आजाद हम होंगे, ये अपनी ही जमी होगी, यह अपना प्रास्मा होगा। शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। वर्टिकल बार यूं ही मुकदमे का मजाक चल रहा था कि एक दिन अचानक सीन बदल गया। सरकारी गवाह जयगोपाल कटघरे में श्राया तो उसने अभियुक्तों की तरफ देखकर मूछें ऐंठी और व्यंग किया। अभियुक्त दहाड़ उठ शेम प्रेमदत्त, जो अभियुक्तों में सबसे छोटी उम्र के थे, उन्होंने अपना जूता जयगोपाल पर फेंक मारा। मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों के हाथों में हथकड़ी लगाने का हुक्म दिया। इस पर हंगामा मच गया और अदालत मुलतवी हो गई। दूसरे दिन अभियुक्तों ने अदालत में थाने से इनकार कर दिया। पुलिस उन पर टूट पड़ी और पूरी ताकत लगाने के बाद सिर्फ 5 अभियुक्तों को लारी में लाद सकी। लारी बोस्टल जेल से सेंट्रल जेल के द्वार पर 46 यूपार पहुंची, पर पुलिस किसी तरह भी उन्हें लारी से नीचे न उतार सकी। अदालत उस दिन भी मुलतवी हो गई। अगले दिन पुलिस अफसरों ने वायदा किया कि अदालत में पहुंचने पर हथकड़ियां खोल दी जाएंगी। इस पर सभी अदालत में आ गए, पर वायदा पूरा न हुआ। लंच के समय भगत सिंह ने हंसकर कहा, यारो खाना तो खा लेने दो। हथकड़ियां खोल दी गई, पर खाने के बाद अभियुक्तों ने हथकड़ी लगवाने से इनकार कर दिया। मजिस्ट्रेट इसके लिए तैयार हो था। उसने पहले से तैयार पठानों को इशारा किया। अभियुक्तों की भयंकर पिटाई हुई। भगत सिंह से ग्राट पठान लिपट गए और खूब पिटाई की, परंतु इसे काफी नहीं समझा गया। पुलिस और पठान जेल पहुंचे और वहां पर भी अभियुक्त पीटे गए। यहाँ भी मुख्य निशाना भगत सिंह पर ही था। पुलिस ने पूरी तरह जोर लगा लेने के उपरांत रिपोर्ट दी, इन्हें मार डाला जा सकता है, पर किसी तरह भी अदालत में नहीं लाया जा सकता। अदालत में पिटाई के समय बहुत से स्त्री पुरुष दर्शक थे। तुरंत समाचार शहर भर में फैल गया और शाम को एक बहुत जोरदार जलसा लाहौर में हुआ। दूसरे दिन देश भर के समाचार इस खूनी खबर से भर गए। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। हथकड़ी लगाने की पाबंदी हटाई गई और एक लंबे समय के बाद मुकदमा आरंभ हुआ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित मोतीलाल नेहरू तथा अन्य कई नेता मुकदमे के बीच में भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने के लिए आए। जेल सुधार कमेटी ने जेलों में व्यवहार के संबंध में जो सिफारिशें की थीं, उन्हें लागू करने के लिए नवंबर 1929 का समय घोषित किया गया था, परंतु जनवरी 1930 तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। 4 फरवरी 1930 को एक सप्ताह का नोटिस देने के बाद भगत सिंह ने फिर भूख हड़ताल कर दी। सरकार ने घबराकर एक पत्र प्रकाशित कर नया आश्वासन दिया और भगत सिंह ने भूख हड़ताल ताड़ दो। इसके बाद भी उन्हें कुछ शिकायतें थीं, अतः उन्होंने फिर अदालत में जाना बंद कर दिया। इस पर सिविल मिलिट्री गजट नामक पत्र में एक वक्तव्य छपा कि अभियुक्तों ने अदालत का बहिष्कार कर दिया है। इसे गलत सिद्ध करने के लिए भगत सिंह ने अपनी और V0 दत्त की ओर से स्पेशल मजिस्ट्रेट को पत्र लिखकर निम्नलिखित शिकायतों को दूर करने की मांग की। 1. हमारे साथी अभियुक्त हिंदुस्तान के भिन्न भिन्न और दूर दूर के प्रांतों के रहने वाले हैं, इसलिए उनको अपने बंधुओं से भेंट की सुविधा मिलनी चाहिए।
1:47 2 मैं स्वयं पूरे समय के लिए वकील नहीं रख सकता, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे आदमी अदालत में रहें। लेकिन बिना कोई कारण बताए उन्हें स्वीकृति न देकर लाला अमरदास एडवोकेट को जगह दे दी गई। इंसाफ के नाम पर खेले जाने वाले नाटक को हम हरगिज पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे हमें अपनी सफाई पेश करने की कोई सुविधा नहीं मिलती। 3 एक और बड़ी शिकायत हमें अखबार न मिलने को है। हवालाती कैदियों से दंड प्राप्त कैदियों जैसा व्यवहार नहीं किया जा सकता। इनको रोज कम से कम एक अखबार जरूर मिलना चाहिए। इन्हीं कारणों से हमने 29 जनवरी 1930 को अदालत में न जाने की घोषणा की। इन शिकायतों के दूर होते ही हमें अदालत आने में कोई आपत्ति न होगी। 48-11 न्याय का नाटक भगत सिंह और उनके साथियों ने फिर अदालत में जाना बंद कर दिया। मुकदमा वहीं का वहीं रुक गया, जबकि सरकार जल्दी से जल्दी मुकदमे को खत्म करके अभियुक्तों को दंड देना चाहती थी। अंग्रेजी सरकार ने केंद्रीय असेंबली में एक बिल पेश किया कि यदि अभियुक्त अपने को अदालत में आने के अयोग्य बना लें तो न्यायाधीशों को अधिकार होगा कि वे उनकी अनुपस्थिति में भी अदालत का काम जारी रखें। इस बिल को विशेषाधिकार द्वारा पास भी करा दिया गया। 1 मई 1930 को गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने लाहौर षड्यंत्र केस ग्रार्डिनेंस जारी किया। इसके अनुसार 3 जजों का स्पेशल ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया, जिससे अधिकार दिया गया कि अभियुक्तों की अनुपस्थिति में सफाई के वकीलों और गवाहों के बिना और सरकारी गवाहों की जिरह के अभाव में भी वह मुकदमे का एक तरफा फैसला कर सकता है। इस ट्रिब्यूनल के 3 सदस्यों में से 2 अंग्रेज और 1 भारतीय था। 5 मई 1930 को ट्रिब्यूनल की पहली बैठक हुई। भगत सिंह ने अपने साथियों से कहा, यह ऑर्डिनेंस इस बात का सबूत है कि हमने मुकदमे में जो रुख अपनाया सरकार उससे परेशान हुई। यह हमारी विजय हुई। उन्होंने आगे कहा कि अब हमें शुद्ध शरीर पूर्ण क्रांतिकारी व्यवहार का परिचय देना चाहिए और अब अदालत से अपना संबंध तोड़ लेना चाहिए। इस प्रकार अदालत से असहयोग करके हम अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक तरह से अविश्वास का प्रस्ताव पास करेंगे। कुछ साथी भगत सिंह से सहमत थे, पर कुछ नहीं। उनका दृष्टिकोण यह था कि हमें अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहिए और ठीक समय पर वैसा हो बयान इस अदालत में भी देना चाहिए जैसा कि भगत सिंह दिल्ली की सेशन जज की अदालत में और हाई कोर्ट में दे चुके हैं। इनकी राय थी कि क्रांतिकारी पार्टी के पास दूसरा कोई मंच नहीं है जहां वह अपना दृष्टिकोण जनता के सामने रखें। इसके विपरीत भगत सिंह का दृष्टिकोण यह था कि फांसी और काले पानी की भयंकर सजाओं के सामने क्रांतिकारी युवकों की निर्लिप्तता बहुत व्यापक नैतिक प्रभाव डालेगी और नई पीढ़ी 49